जानबूझकर अपाहिज का भेष बदलकर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाली उस गरीब लड़की की झोपड़ी में एक रात गुजारने पहुंचा तो अगली सुबह जो हुआ उसने हमेशा के लिए उस लड़की की पूरी किस्मत पलट कर रख दी। यार देखो इन लोगों को, कौन कौन आ जाता है इंटरव्यू देने, जरा सा स्टैंडर्ड भी नहीं। और वो देखो, उस बेचारी के कपड़े देखे, जैसे किसी बस्ती से उठकर आई हो। हाँ यार, इन्हें कौन समझाए कि सिंघानिया ग्रुप कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। बस एक बार ये नौकरी मिल जाए। माँ, तुम्हारा इलाज होगा, बस एक बार। कोई मेरी मदद करो ऊपर चढ़ने में। अरे बाप रे, देखो ये कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गंवार। खुद तो पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, चले इतने बड़े ऑफिस में जॉब मांगने। सच कह रही हूँ, यहाँ क्या करेगा ये? इसका तो यहाँ आना ही इस कंपनी की तौहीन है। सिंघानिया ग्रुप को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। Please come in. जाओ अंदर रुचिका, जाओ। तुम्हारी माँ का इंतजार है, दवाइयों का इंतजार है, बहनों की फीस का इंतजार है। मिस रुचिका। माँ माफ करना, ये क्या कर रही है? इसका दिमाग तो ठीक है। लो आ गए ऊपर। मिस रेखा, प्लीज कम इन। मिस रुचिका इज एब्सेंट। नहीं, अरे रो मत, क्या हुआ? वो तुम्हारा नाम था, तुम्हारा इंटरव्यू था अंदर। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी जरूरी नौकरी चली गई। तुम अंदर क्यों नहीं गई? तुम्हें जाना चाहिए था, मुझे छोड़ देती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद ये जॉब मेरे नसीब में ही नहीं थी। तुम्हारा भी तो इंटरव्यू छूट गया। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। पर तुम्हें इस नौकरी की बहुत जरूरत थी, है ना? मिल गई नौकरी। अब बन गई मैं सिंघानिया ग्रुप की HR मैनेजर, मिस रेखा। क्या हुआ मिस महान, मिल गया इनाम इस लंगड़े की मदद करने का? और तुम अपाहिज कहेंगे, जब खुद का बोझ नहीं उठा सकते तो कंपनी का क्या उठाओगे? अच्छा हुआ तुम दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना सिंघानिया ग्रुप का स्टैंडर्ड ही गिर जाता। सब्र करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रेखा, तूने आज जो बोया है वो तुझे काटना पड़ेगा। ये राज सिंघानिया का वादा है।
बेटे, बोलो मत, आराम करो। नहीं बेटे, तुम्हें सुनना ही होगा, वक्त नहीं है और तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। राज, मेरा भाई, तुम्हारा चाचा विक्रम सिंघानिया, उसने कंपनी में करोड़ों का गबन किया है। क्या वो मुझे मारना चाहता है? ये दिल का दौरा भी उसी की साजिश है। मुझे शक है वो कंपनी पर कब्जा करने वाला है। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। सब कुछ मैंने कंपनी के सर्वर रूम में एक सीक्रेट लॉकर में छुपाया है। डैड, तुम्हें उन्हें रोकना होगा बेटे, लेकिन सामने से नहीं। वो तुम्हें जान से मार देगा। होशियारी से बेटे, होशियारी से। मैं वादा करता हूं डैड, विक्रम चाचा को बर्बाद करके ही दम लूंगा। आपकी एक एक पाई का हिसाब लूंगा। आप बस ठीक हो जाइए, बस ठीक हो जाइए। भाई साहब अब कभी वापस नहीं आएंगे। बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुला लो। मिस रेखा, सब डायरेक्टर्स को कल सुबह बोर्ड रूम में बुलाओ। जी सर, बिल्कुल। और सर, आप जब कुर्सी संभालेंगे तो मेरी प्रमोशन होगी। तुम मेरे काम की हो मिस रेखा। वफादार लोगों का भी ख्याल रखा जाता है। थैंक यू सर, आप बहुत महान हैं। सर, चाय? हाँ, रख दो और जाओ यहाँ से। कल का इंतजार करो चाचा। अगली सुबह। जेंटलमैन, मुझे खेद है कि आज हम यहां ऐसे हालात में बैठे हैं। मेरे भाई अमर की तबीयत बहुत नाजुक है और कंपनी को एक मजबूत हाथ की जरूरत है। इसलिए मैं आज खुद को सिंघानिया ग्रुप का नया चेयरमैन घोषित कर रहा हूं। लेकिन सर, अमर जी का बेटा राज, उसे कोई नहीं जानता। वो सालों से विदेश में है। कंपनी को एक मौजूद और सक्षम नेतृत्व चाहिए और मैं वही हूं। बिल्कुल सही सर, आप ही इस कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। ये क्या तमाशा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सिक्योरिटी, इस अपाहिज को बाहर फेंको। ये गंवार लड़का, मैंने कहा था ना, इसे काम पे मत रखो। इसे देखकर ही पता चलता था कि ये ढंग का नहीं है। रुकिए। मैं राज सिंघानिया हूं, अमर सिंघानिया का इकलौता बेटा और इस कंपनी का 80% शेयर्स का मालिक। तुम यहां कैसे? बैठ जाइए चाचा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ज्यादा दिन नहीं बचना। एक बार वो रास्ते से हट जाए तो पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। चेयरमैन की कुर्सी मेरी। क्या है ये झूठ है, ये फर्जी है। मैं खेल खत्म चाचा।
मिस्टर विक्रम सिंघानिया, यू आर अंडर अरेस्ट। राज, भतीजे, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे एक मौका और दो प्लीज। ये मौका आपने तब खो दिया था जब आपने अपने ही भाई को मारने की साजिश की थी। ये वही लड़का है जिसे मैंने लंगड़ा, अपाहिज, गंवार कहा था। ये तो देश का सबसे बड़ा अरबपति है। कंपनी का साम्राज्य वापस पाने के बाद भी राज का दिल बेचैन था। उसे रुचिका की तलाश थी। उसने पूरे देश के टीवी और अखबारों में सिंघानिया ग्रुप में बम्पर वैकेंसी के विज्ञापन निकलवाए। उसे उम्मीद थी कि नौकरी की तलाश में रुचिका जरूर आएगी, लेकिन महीनों बीत गए, रुचिका नहीं आई। एक दिन राज अपने एक पुराने जिगरी दोस्त से मिलने एक गांव के बाहरी इलाके में गया। उसके दोस्त का एक बड़ा ईंट भट्ठा था। राज अपनी चमचमाती कार से उतरा और भट्ठे के पास खड़ा होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर एक मजदूर लड़की पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और मिट्टी से सना था और वह सिर पर भारी ईंटें ढो रही थी। राज की धड़कनें रुक गईं। वह रुचिका थी। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पढ़ी लिखी, इतनी काबिल लड़की जिसके हाथ में ऑफिस की फाइल होनी चाहिए थी, वो आज ईंटें उठा रही थी। राज ने तुरंत अपनी जेब से एक काला मास्क निकाला और पहन लिया ताकि रुचिका उसे पहचान न ले। उसने कांपती आवाज में अपने दोस्त से उस लड़की की तरफ इशारा करके पूछा, वह लड़की कौन है? दोस्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे यार, बहुत ही बदनसीब लड़की है। नाम रुचिका है, बहुत पढ़ी लिखी और ईमानदार है, पर किस्मत की मारी है। कुछ महीने पहले इसकी माँ बहुत बीमार थी। इसे एक नौकरी की सख्त जरूरत थी, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। पैसे के अभाव में इसकी माँ बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर गई। बाप पहले ही छोड़कर जा चुका था। अब घर में 2 छोटी बहनें हैं। घर चलाने और उन्हें पढ़ाने के लिए कोई मर्द नहीं है, तो बेचारी यही मजदूरी करके अपना घर चलाती है। यह सुनकर राज की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सीने में अपराध बोध का खंजर उतर गया। अगर उस दिन मैंने व्हील चेयर का नाटक न किया होता, अगर इसने मेरी मदद के लिए अपना इंटरव्यू न छोड़ा होता, तो आज इसकी माँ जिंदा होती। राज बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से अपनी कार में बैठकर चला गया। राज अब रुचिका को उसकी खोई हुई जिंदगी वापस देना चाहता था, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। वह जानता था कि रुचिका स्वाभिमानी है और खैरात नहीं लेगी। अगली शाम राज ने फिर से अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने। वह व्हील चेयर पर बैठा और रुचिका के कच्चे घर के बाहर पहुंच गया। उसने जानबूझकर अपनी व्हील चेयर के एक पहिए की चेन निकाल दी और वहीं बेबस होने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद रुचिका ईंट भट्ठे से थकी हारी लौट रही थी। जैसे ही उसकी नजर राज पर पड़ी, उसकी थकी हुई आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत राज को पहचान लिया। अरे तुम यहाँ कैसे? राज ने मासूमियत से कहा। मैं इस रास्ते से जा रहा था, अचानक मेरी व्हील चेयर टूट गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुचिका मुस्कुराई और उसने राज की व्हील चेयर को धक्का देकर अपने छोटे से कच्चे घर के अंदर कर लिया। घर बहुत गरीब था, पर साफ सुथरा था। रुचिका ने उसे पानी दिया और उसके लिए रूखी सूखी रोटियां सेंकी। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। बातों बातों में राज ने उसके परिवार के बारे में पूछा। रुचिका की आंखें भर आईं। उसने बताया कि कैसे एक दिन एक जॉब इंटरव्यू छूट जाने के बाद उसे कोई काम नहीं मिला। कैसे उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने बिना दवाइयों के मरते देखा। वह रोने लगी। राज का दिल चीर गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह मन ही मन चीख चीख कर कहना चाहता था कि मैं ही तुम्हारी माँ का कातिल हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत है। पर वह खामोश रहा। उसने रुचिका के आंसू पोंछे। उस रात राज वहीं बरामदे में सोया। दिन बीतने लगे। राज अक्सर अपनी व्हील चेयर लेकर रुचिका से मिलने आने लगा। वह उसके अकेलेपन का सहारा बन गया। दोनों घंटों बातें करते। धीरे धीरे इन मुलाकातों ने एक अनकहे रिश्ते का रूप ले लिया। रुचिका के निस्वार्थ और पवित्र दिल को देखकर राज को उससे बेइंतहा प्यार हो गया था। उसे अब बस सही वक्त का इंतजार था। एक दिन राज ने रुचिका से कहा, रुचिका, मुझे एक ऑफिस में डेटा एंट्री की नौकरी के बारे में पता चला है। मैंने तुम्हारी बात की है। तुम कल सुबह इस पते पर आ जाना। रुचिका खुश हो गई। अगले दिन वह अपनी पुरानी लेकिन साफ सलवार कमीज में उस पते पर पहुंची। यह कोई और जगह नहीं, सिंघानिया ग्रुप का मुख्य हेडक्वार्टर था। इतनी बड़ी और आलीशान इमारत देखकर रुचिका घबरा गई।
वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। सारे कर्मचारी उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। बीच हॉल में राज अपनी पुरानी व्हील चेयर पर बैठा था। रुचिका घबराते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, हमें यहाँ से भगा देंगे। राज हल्का सा मुस्कुराया। तभी वहां रेखा आ गई। रेखा अब एक मामूली क्लर्क बन चुकी थी। रुचिका को देखते ही रेखा के पुराने तेवर फिर जग गए। तुम भिखारन यहाँ कैसे आ गई? तभी राज ने अपनी व्हील चेयर के पहिए छोड़े और खड़ा हो गया। रुचिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कंपनी के सारे डायरेक्टर, मैनेजर और गार्ड्स वहां आ गए और सबने एक साथ झुककर कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। रुचिका सन्न रह गई। वह पीछे हटने लगी। राज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रुचिका, डरो मत, मैं राज सिंघानिया हूँ, इस कंपनी का मालिक। उस दिन इंटरव्यू में मैं बस लोगों को परखने आया था। तुमने एक अनजान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्हारी माँ के गुजरने का कारण भी मैं ही हूँ। मैं जीवन भर तुम्हारी इस कुर्बानी का कर्ज नहीं चुका सकता। पूरे ऑफिस में सन्नाटा था। रेखा के तो जैसे प्राण ही सूख गए थे। वह कांपने लगी थी कि अब रुचिका उससे अपना बदला लेगी। राज ने अपने घुटनों पर बैठकर जेब से एक हीरे की चमचमाती अंगूठी निकाली, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। तुमने मुझे तब अपनाया जब मैं एक गरीब अपाहिज था। क्या अब इस अरबपति राज सिंघानिया को अपनी जिंदगी में कबूल करोगी? राज ने भरी आंखों से पूछा। रुचिका की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राज ने तुरंत एक फाइल मंगवाई और घोषणा की, आज से सिंघानिया ग्रुप की नई सीईओ मिस रुचिका होंगी। रेखा शर्म के मारे जमीन में गड़ गई थी। राज ने रेखा को निकाला नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे रुचिका की पर्सनल असिस्टेंट पीए बना दिया। अब हर दिन रेखा को उसी गुंवार और भिखारन रुचिका को मैडम कहना पड़ता था। ये उसका सबसे बड़ा दंड था। रुचिका की बहनों का दाखिला देश के सबसे बड़े स्कूल में हो गया। जिस निस्वार्थ भाव से रुचिका ने एक लाचार इंसान की मदद की थी, नियति ने उसे दुनिया की सारी खुशियां लौटा दी थी। राज और रुचिका ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने नए हसीन सफर की शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसानियत और निस्वार्थ भाव से की गई नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। नियति उसका फल कई गुना बढ़ाकर लौटाती है। साथ ही हमें कभी भी किसी के बाहरी दिखावे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही रेखा की तरह अपने रूप या रुतबे पर